हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल प्रताप सिंह और आज हम अपनी एरे सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम अपने ऑपरेशंस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम एरे के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इटरेटिंग थ्रू द एरे टॉपिक कवर करने वाले हैं। लास्ट की 2 वीडियोज़ में हमने एक्सेसिंग द एलिमेंट्स एंड मॉडिफाइंग द एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको उस वीडियो के बारे में चेक करना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक भी है। तो आज हम ये कवर करने वाले हैं इटरेटिंग थ्रू द एरे एंड फाइंडिंग इट्स लेंथ। समझेंगे हम कि इटरेटिंग क्या होता है, क्या इसके सिनोनिम्स होते हैं, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद इट। तो यार हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि एक्सेसिंग द एलिमेंट्स एंड मॉडिफाइंग द एलिमेंट्स, ये 2 वीडियोस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसमें हमने ग्रीन बैंड में दोनों डिवाइड कर दिए हैं, मतलब कि इटरेटिंग थ्रू द एरे एंड फाइंडिंग द लेंथ, बिकॉज ये दोनों काफ़ी कुछ एक दूसरे की क्लोज हैं। तो फिर इसके बारे में हम समझने वाले हैं आज। एंड लेट्स स्टार्ट विद थोड़ा सा रिकैप पिछले 2 वीडियोज़ का। पहले हमने एक्सेसिंग के बारे में पढ़ा था कि किसी एलिमेंट को अगर हमें एरे के अंदर एक्सेस करना होता है तो कैसे कर सकते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट एक्सेस, एक मेथड होता है पॉइंटर्स से एक्सेस करना। फिर हमने सीखा था कि यार मॉडिफाई कैसे किया जाता है एरे के अंदर किसी वैल्यू को। एक मेथड होता है डायरेक्ट एक्सेस से, एक होता है पॉइंटर्स से, ठीक है। तो ये दोनों हमने चीज़ें लास्ट वीडियो में ऑलरेडी चेक कर ली थी। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना मेन टॉपिक जो आज का है, इटरेटिंग थ्रू द एरे। तो क्या मतलब होता है इटरेटिंग का, समझते हैं। थोड़ी सी प्री रिक्विजिट इसके बारे में अगर हो तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो फिर डेफिनेटली मैं इसके बारे में छोटा सा मास्टर क्लास तो हर वीडियो में डाल ही देता हूँ जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम्हें ये पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि फॉर लूप तुमको पहले से पता है, अच्छी चीज़ है। वाइल लूप के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, देन इट्स गुड। डू वाइल के बारे में इट्स लाइक ऑप्शनल कि अगर पता है तो चल जाएगा। रिकर्जन के बारे में एंड पॉइंटर्स के बारे में, रिकर्जन भी ऑप्शनल है, ये वाला तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है पोर्शन, ठीक है। तो रिकर्जन पॉइंटर्स आर ऑप्शनल यहाँ पे, बट ये फॉर लूप एंड वाइल लूप पता है तो इट्स गुड टू हैव इन दिस वीडियो। नहीं तो फिर डेफिनेटली मैं इस वीडियो में बता ही रहा हूँ आगे चल के, ठीक है। तो व्हाट इज़ इटरेटिंग, इटरेटिंग का मतलब क्या होता है। तो यार इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे कि इटरेशन एक शब्द है ये, तो इसका मतलब रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि इसको रिपीटिंग भी बोला जाता है। इसी का मतलब ट्रेवर्सिंग भी होता है। ट्रेवर्सिंग का मतलब समझ नहीं आया, ठीक है, और देखते हैं। ट्रेवर्सिंग नहीं आया तो ट्रेवर्सिंग का ही ऑल्टरनेटिव है नेविगेटिंग, किसी के थ्रू नेविगेट करना। आप मैप्स पे जाते हो, गूगल मैप्स पे, या फिर किसी भी गलियों के थ्रू जा रहे हो, रोड्स के थ्रू जा रहे हो, तो आप नेविगेट कर रहे हो उन रोड्स से, ठीक है, उन राउट्स से। तो नेविगेशन भी समझ में नहीं आया तो ट्रैवलिंग अक्रॉस, किसी चीज़ के थ्रू ट्रैवल करना। आप ट्रैवलिंग अक्रॉस भी अगर नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक पासिंग थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू पास थ्रू करना या फिर मूविंग ओवर। ये सारे लिटरल मीनिंग्स हैं इटरेटिंग के, कि यार इटरेटिंग क्या होता है, ट्रेवर्स करना, नेविगेट करना, किसी के थ्रू ट्रैवल करना, या किसी के थ्रू पास होना, या फिर किसी के ऊपर मूव करना। ये सभी एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। सो इन सब का अल्टीमेट मतलब यही होता है कि किसी के थ्रू मूव करना, ऑलराइट। सो अब हम समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि इटरेटिंग का मतलब कुछ ऐसा होता है कि हाँ, वी हैव टू मूव थ्रू समथिंग, हमें किसी के थ्रू मूव करना है एक एक करके। अब एक एक करके, 2-2 करके, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें मूव करना है। तो अभी हम एक एग्जांपल समझते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगे कि इटरेशन या फिर ट्रेवर्सल मतलब होता क्या है, ठीक है। तो अज्यूम करो यार यहाँ पे एक इंसान है, ये ट्रैवलर है, ठीक है, एंड दिस ट्रैवलर, इसका नाम राज है, राइट। तो फिर व्हाट ही इज़ डूइंग, ये अपना कंपार्टमेंट ढूंढ रहा है ट्रेन के अकॉर्डिंग। लाइक इसने टिकट कराया है कोई, एंड लेट्स से उसका जो टिकट है वो स्लीपर के लिए है, ठीक है। तो वो अब ट्रेन के, जनरली जब ट्रेन पार्क होती है, नॉट एवरीवन डज दैट, हर कोई ऐसा नहीं करता, बट ट्रेन जहाँ से पार्क होती है तो कोई ना कोई इंसान जनरली जिसको नहीं पता होता तो वो इंजन से लेके लास्ट तक जाता है और चेक करता है कि भाई इसका कंपार्टमेंट कहाँ पे है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है वो शायद ना करते हो। तो लेट्स सी राज यहाँ पे है एंड राज वांट्स टू फाइंड कि भाई उसका जो स्लीपर कंपार्टमेंट है वो कहाँ पे है। तो राज विल स्टार्ट फ्रॉम द इंजन। राज इंजन के पास आया एंड वो यहाँ से अब स्टार्ट करने वाला है, एक एक करके जाके चेक करेगा कि भाई कौन सा कंपार्टमेंट स्लीपर है। तो फर्स्ट राज इज स्टैंडिंग हियर एंड इंजन के पास में, ठीक है वो। फिर वो एसी वाले कंपार्टमेंट की आइडिया उसने चेक किया यहाँ पे कि यार क्या ये स्लीपर कंपार्टमेंट है, यहाँ पे तो नहीं है। फिर राज ने फिर से मूव करा, वो AC2 के सामने आ गया, इसको यहाँ पे भी नहीं मिला अपना स्लीपर कंपार्टमेंट। देन ही मूव्स टू द AC3 पार्ट, मतलब वो एक एक बॉडी के पास जाके चेक कर रहा है कि भाई ये स्लीपर है या नहीं है। फिर राज AC3 के सामने आ गया, AC3 भी उसका कंपार्टमेंट नहीं था। फिर वो आगे मूव करके स्लीपर के सामने फाइनली आ गया एंड उसको मिल गया कि हाँ ये स्लीपर कंपार्टमेंट है, दिस इज हिज कंपार्टमेंट एंड नाउ ही कैन स्टॉप। तो यहाँ पे ही मूव्स टू ईच कंपार्टमेंट
लुकिंग फॉर इस कंपार्टमेंट स्लीपर, मतलब कि वो हर कंपार्टमेंट यानी बोगी के पास जाके चेक कर पा रहा है कि भाई मतलब उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है ना अक्रॉस द ट्रेन के थ्रू मूव कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, यही शब्द सारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं मतलब कि वो ट्रेवर्स कर रहा है, मतलब या नेविगेट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, पास थ्रू हो रहा है या फिर मूव ओवर हो रहा है, वो ट्रेन के अक्रॉस मूव कर रहा है, ठीक है, एक एक कंपार्टमेंट को चेक करने के लिए। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी उसकी, इंजन के पास में। स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, इंजन के पास। कहाँ तक वो गया, स्लीपर के पास। मतलब कि उसने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, लेट्स से पोजीशन एक्स से स्टार्ट किया, एंड एंड कहाँ किया उसने, किसी पोजीशन वाई पे। यहाँ पे वो उसकी स्लीपर वाली जो बोगी थी वहाँ पे उसने स्टॉप किया, और उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, पोजीशन एक्स जो कि इंजन है। तो उसने कहीं से स्टार्ट किया, कहीं पे एंड किया आके, और बीच में कोई ना कोई एक्शन लेता रहा। वो एक्शन क्या था यहाँ पे, हर बोगी पे चेक करना कि भाई ये वाली बोगी स्लीपर है या नहीं है। तो कुछ चेक भी कर रहा था बीच बीच में, मतलब कि ही वॉज ऑल्सो चेकिंग थ्रू बीच बीच में जाके कि भाई ये बोगी हमारी है या नहीं। कोई एक्शन परफॉर्म भी कर रहा था, चेक द बोगी नंबर, बोगी का नंबर या फिर बोगी का टाइप। यहाँ पे हम टाइप लिख देते हैं क्योंकि वो बोगी का टाइप चेक कर रहा था कि ये स्लीपर है, एसी है, क्या है, ठीक है। तो एक पोजीशन एक्स से स्टार्ट किया, वाई तक गया, मतलब इंजन से स्टार्ट किया, स्लीपर पोजीशन तक गया जहाँ पर उसको स्लीपर नहीं मिल गया, स्लीपर लास्ट में हो सकता था, और बीच में कोई एक्शन ले रहा था वो हमेशा मूव करने के दौरान वो कोई ना कोई एक्शंस भी ले रहा था, ठीक है। तो फ्रॉम एक्स टू वाई मूविंग एंड ऑल्सो टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो अब हमने ये एक एनालॉजी जैसा एग्जाम्पल समझ लिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल पे जाते हैं। कंसीडर दिस फ्रूट्स एरे, यू नीड टू पिक वाटरमेलन, मतलब कि एक हमें फ्रूट्स एरे मिली है एंड इसके हमें क्या पिक करना है, एक वाटरमेलन को पिक करना है, ठीक है। जैसे कि ये फ्रूट्स एरे जो हमने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था, एंड लेट्स अज्यूम कि ये C0, C1, C2, C3 इंडेक्स नहीं है इस टाइम पे, ये आयल्स हैं। आयल्स मतलब काउंटर्स जो होते हैं किसी भी आप मॉल या फिर सेक्शन में जाते हो ग्रोसरी मार्ट में, तो वहाँ पे आप डिफरेंट आयल्स होते हैं जिसमें चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो लेट्स से ये ग्रोसरी वाला आयल है, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं। C0, C1, C2 ये आयल का नंबर है, ठीक है, या फिर काउंटर का नंबर है। तो फिर यहाँ पे एक लेडी आई हुई है एंड शी इज़ हेयर फॉर पिकिंग दिस वाटरमेलन, ऑलराइट। तो वो कैसे इस प्रोसेस को कैसे वो अचीव करेगी। फर्स्ट द लेडी विल गो टू C0, मतलब काउंटर नंबर 0 पे जाएगी एंड शी विल चेक कि यहाँ पे क्या वाटरमेलन है। यहाँ पे उसका एक्शन क्या है कि वो फ्रूट चेक कर रही है जिसको चाहिए, उसको वाटरमेलन चाहिए, तो यहाँ पे उसका एक्शन क्या है कि उसको चेक करना है कि यार ये कौन सा फ्रूट है। तो यहाँ पे दिस लेडी केम एंड चेक कि भाई C0 पे जाके इज दिस वाटरमेलन, नो, यहाँ पे तो एप्पल है। और फिर से मूव कर दी नेक्स्ट आइल पे। नेक्स्ट आइल पे उसको C1 पे पीचेस मिले हैं, पीचेस तो चाहिए नहीं, उसको वाटरमेलन चाहिए। शी मूव्स टू आइल नंबर 2, यहाँ पे भी रेड एप्पल्स ही हैं। आइल नंबर 3 पे जाती है, यहाँ पे इसको बनानास मिल जाते हैं, बनाना भी इसको नहीं चाहिए था। देन शी मूव्स टू आइल नंबर 4 विच इज़ वाटरमेलन एंड शी लाइक सेटिस्फाइज दिस प्रॉब्लम कि यार हाँ उसको वाटरमेलन चाहिए था, उसको यहाँ पे मिल गया आइल नंबर 4 पे। तो उसने क्या किया, आइल नंबर 0 से स्टार्ट किया, आइल नंबर 4 तक गई वो। इवन ये आइल नंबर 5 पे भी जाती अगर वहाँ पे उसको वाटरमेलन ना मिला होता। तो मतलब कि सारे आइल्स के अक्रॉस, सारे काउंटर्स के अक्रॉस वो जाके चेक कर रही है कि भाई कहीं पे मुझे वाटरमेलन मिल जाए तो मैं पिक कर लूँ। तो एक एक करके सब पे जा रही है, मूव थ्रू कर रही है या फिर नेविगेट कर रही है। फिर से वही शब्द इटरेशन वाले रिपीट हो रहे हैं ना, तो मतलब कि वो हर आइल पे इटरेट कर रही है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, ट्रेवर्स कर रही है, इटरेट कर रही है या फिर मूव कर रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, गुड। सो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था C1, जो आइल नंबर, एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट C1, इट्स C0 यहाँ पे। एंड वो कहाँ पे एंड करा जाके उसने C4 पे, काउंटर नंबर 4 पे, जहाँ पे उसको वाटरमेलन मिल गया, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, +1 करके स्टेप्स ले रही थी। अगर C0 पे है, काउंटर नंबर 1 पे जा रही है +1, काउंटर नंबर 1 पे है +2 कर, मतलब +1 करके 2 पे जा रही है, 2 पे है +1 किया फिर 3 पे गई, 3 पे है फिर +1 किया तो वो 4 पे गई। तो +1 उसके स्टेप्स थे जहाँ पे उसने एक एक स्टेप लेके मूव किया थ्रू दी आइल्स, ऑलराइट। तो एक और एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल है कि आई वांट टू प्रिंट ऑल द मार्क्स ऑफ अ क्लासरूम। एज्यूम करते हैं कि ये मार्क्स एरे है, हमारे पास एक मार्क्स एरे है इंटीजर टाइप की। तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सारे मार्क्स प्रिंट करने किसी क्लासरूम के, सारे मार्क्स जितने भी हैं 16, 13, 12, ये सारे जितने भी मार्क्स हैं मुझे प्रिंट करने हैं, और ये पूरे क्लासरूम के सबके मार्क्स हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनली हम इसको कैसे कर रहे होते हैं, जैसा हमने सीखा है पिछले वीडियोस में, एक्सेसिंग वाला जो पहला ऑपरेशन का वीडियो था, तो मैंने बताया था कि एरे में कैसे एक्सेस किया जाता है।
तो ट्रेडिशनली हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं मैनुअली, या फिर बोल सकते हैं टू प्रिंट 16, मतलब कि जो 16 वाला नंबर है, इसको प्रिंट करने के लिए यू हैव टू राइट एरे नेम देन 0, ऑलराइट, मतलब ये एरे नेम फिर 0 जो इसका इंडेक्स है जहाँ पे हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो 16 के लिए मैंने 0th इंडेक्स डेफिनेटली यहाँ पे पुट कर दिया एरे नेम के साथ में, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ किया है। प्रिंट 13 करने के लिए मुझे एरे नेम फिर 1, एरे नेम में यहाँ पे देखो मार्क्स है, यू कैन जस्ट रिप्लेस इट, बट मैंने यहाँ पे कॉमन जनरली लिख दिया, ठीक है। तो प्रिंट 13 करने के लिए यहाँ पे यू हैव टू राइट 1, क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे, 12 के लिए 2, 15 के लिए 3, ऐसे करके हर वैल्यू प्रिंट करने के लिए उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हमने लिख दिया। तो एक ये मैनुअल प्रोसेस है कि मुझे क्या हुआ, मैंने मैनुअल जितने भी डायरेक्ट एक्सेस वाले जो सिंटैक्स थे, सी आउट वाला, एरे नेम जो भी था, वो मैंने मैनुअली सब कुछ लिख दिया, ठीक है। एक ये तरीका था जिससे हम वैलिड तरीका है, हम लिख सकते हैं ये चीज़। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ पे 0th इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, एंड 5th इंडेक्स तक किया हमें, मतलब जो कि एंड था, मतलब कि यहाँ पे जब तुम स्टार्ट चेक करोगे, स्टार्ट 0 से हो रहा है और 5 तक हम जा रहे हैं, मतलब कि पूरी ये जो एरे है, जो मार्क्स एरे है, इसको प्रिंट करने के लिए मुझे स्टार्ट 0 से लेके एंड 5 तक जाना पड़ रहा है, ठीक है। और मुझे सारे स्टेटमेंट्स एक एक करके मैनुअली प्रिंट करने पड़े टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज़। यहाँ पे अगर 1000 वैल्यूज़ होती तो मुझे 0 से लेके 1000 तक लिखना पड़ता, और ये सारी चीज़ें मुझे ट्रेडिशनल मेथड से अगर मैं करना चाहता तो ऐसे लिखनी पड़ती, ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स मैनुअली। तो वी प्रिंटेड फ्रॉम स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 टू एंड इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि मैंने स्टार्ट 0 से लेके एंड 5 तक सारे नंबर्स को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे कोई ना कोई हमें रेंज मिली है। एक रेंज क्या है कि मैं स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक कुछ ना कुछ प्रिंट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट किया था 0 और एंड किया था 5, जहाँ तक मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक रेंज मिल रही है हमें। अब हम रेंज के कंसेप्ट में आ चुके हैं कि रेंज जैसे कोई बात आ रही है ट्रेवर्सल के केसेस में। तो यार अभी जो हमने अप्रोच देखा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो यही है कि वी आर रिपीटिंग सेम सिमिलर कोड, सेम या फिर सिमिलर कोड दैट डज एग्जैक्ट सेम टास्क। मतलब कि अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कि यार हम सेम कोड को सी आउट एरे नेम 0, सी आउट एरे नेम 1, ये कोड का स्ट्रक्चर अगर तुम ध्यान दो सब कुछ सिमिलर है या फिर ऑलमोस्ट सेम ही है ना। मतलब सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है बट बाकी सिंटैक्स तो सेम है ना। तो सेम चीज़ या फिर सेम कोड को बार बार लिखना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आप कभी भी किसी भी चीज़ को बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करी, जिसमें हम मैनुअली सारी चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इशू तो यही था। दूसरा इशू क्या है? कोड इज़ अनरीडेबल एंड अनमैनेजेबल फॉर लार्ज सेट ऑफ रेंजेस, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं यार कि स्टार्ट हमारा जैसे मैंने बताया था 0 से हो सकता है, एंड हम 1 मिलियन पे जा रहे हैं। मतलब कि हमारी मार्क्स एरे या फिर कोई भी एरे ऐसी हो सकती है जिसके अंदर लेट्स अज्यूम कि 1 मिलियन से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो ये तुम्हें ट्रेडिशनली ये प्रिंट करना होता, सारी चीज़ें 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, तुम्हें 1 मिलियन तक लिखना है तुम्हें ये चीज़। तो ये कितनी ज़्यादा अनरीडेबल हो जाएगी, कितना हार्ड हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। एंड सिमिलर कोड तो रिपीट हो ही रहा है बार बार, बाकी अनमैनेजेबल भी है। मतलब कि इन केस तुमने कोई यहाँ पे गलती कर दी है, फिर तुमको कुछ रिप्लेस करना है, लेट्स से कि एरे का नाम मतलब यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, क्लासरूम कर दिया, तो तुम्हें ये सारे जगहों पे क्लासरूम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निकली तो करनी पड़ेगी। सो दैट विल बी वेरी मच अनमैनेजेबल एंड अनरीडेबल। ना ही तुम उसको सही से समझ पाओगे, ना ही मैनेज कर पाओगे। तो ये बहुत बड़े सेट्स के लिए इशू हो सकता है कि हम मैनुअल प्रिंटिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे या मैनुअल एक्सेस हो रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, ठीक है। तो यार इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज यूज अ पीस ऑफ कोड दैट रिपीट्स आवर कोड इन द रेंज वी वांट। तो हम ऐसा कोई पीस ऑफ कोड यूज कर सकते हैं जो कि रिपीट करता है, मतलब कि इटरेशन करता है आवर कोड इन रेंज वी वांट। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिपीट्स के लिए इटरेशन लिखा है और रेंज के लिए ट्रेवर्स लिखा है। क्यों? मैंने ऊपर बताया था ना कि इटरेशन का मतलब रिपीटिशन भी होता है, ऊपर चेक कर सकते हो, अभी वीडियो में देख लेना। तो मैंने रिपीट्स का मतलब बताया था कि इटरेशन का मतलब रिपीट भी होता है। तो मतलब कि कोई ऐसा सिंटैक्स चाहिए मुझे, ऐसा कोई कोड चाहिए जो हमारे लिखे हुए एक नॉर्मल लाइन को मल्टीपल टाइम रिपीट करता है, मल्टीपल टाइम उसको रिपीट करवाएगा एंड किसी रेंज के अंदर जो हम चाहते हैं। तो ये 2 टास्क हमारे रिक्वायर्ड है इस टाइम पे। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे टास्क को रिपीट कर रही है बार बार और जिस रेंज में हम चाहते हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम में जाते हैं, जैसे ये वाली, किसी लेडी को यहाँ से काउंटर 0 से लेकर काउंटर 4 तक जाना था, तो हर टास्क को रिपीट कर रही थी चेक करने वाले को कि यार ये वाला वाटरमेलन है या नहीं, ये वाला वाटरमेलन है या नहीं। तो टास्क रिपीट हो रहा है, किसी रेंज के अंदर करना था उसको, 0 से लेकर 4 तक जाना पड़ा,
0 से लेकर 10th काउंटर तक जाना पड़ता। तो वो एक रेंज में भी ट्रैवर्स कर रही है, मतलब एक रेंज में मूव कर रही है। तो ये हमारे 2 टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस लूपिंग कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन यही है कि हमें एक ऐसा पीस ऑफ कोड चाहिए जो हमारा लिखा हुआ कोड, जैसे कि अगर ये मैं सी आउट एरे नेम लिख रहा हूँ तो ये 8 बार लिखूँ, 8 बार लिखने से ही ये मेरा 10 बार चल जाए, 1000 बार चल जाए, 1 मिलियन टाइम्स भी चल जाए, मुझे सिर्फ 1 बार लिखना पड़े इसको, ठीक है। और जितनी रेंज में मैं चाहता हूँ, अगर मैं 0 से 1000 तक चाहता हूँ तो 0 to 1000 चले, मुझे सिर्फ 10 बार चलाना है तो 10 बार चले, 1 मिलियन बार चलाना है तो 0 से 1 मिलियन भी चल जाए, ठीक है। तो रेंज भी स्पेसिफाई हो पाए और रिपीट भी हो जाए, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है 2 मेन, ठीक है। तो यार इसका जो फाइनल एक सोल्यूशन निकल के आता है वो है लूप स्टेटमेंट्स। अब लूप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एक फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है। मैंने दोनों के बारे में भी बताया था कि ये दोनों हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लूप्स हैं, 6-7 तरीके के टेक्निक्स हैं जो मैं तुम समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो इटरेट यूजिंग फॉर लूप्स पहला हमारा तरीका होने वाला है कि हम कैसे फॉर लूप्स को यूज़ कर सकते हैं एरे के अंदर टू अवॉइड दोज रिपीटिशंस। जो हम अभी रिपीटेशन कर रहे थे कोड में, बहुत बार लिख रहे थे, उसको अवॉइड करने के लिए ये तरीका हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें लूप्स के बारे में आइडिया नहीं है, फॉर लूप के बारे में, तो फिर एक छोटी सी मास्टर क्लास है वाली समझ लो। तो फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक इनिशियलाइजेशन होती है, एक कंडीशन होती है और एक अपडेट स्टेटमेंट होता है। कुछ शायद समझ नहीं आया, समझाता हूँ अभी। तो ये 3 चीज़ें तो स्ट्रक्चर में ही उसके। फिर यहाँ पे व्हाट वी वांट टू रिपीट, मतलब कि इस वाले केस में अगर तुम्हें याद है ऊपर वाले, तो यहाँ पे एरे नेम के बहुत बार मतलब हमें लिखना पड़ा यहाँ पे। तो मैं चाहता था यही कोड, पीस ऑफ कोड रिपीट बार बार हो। तो रिपीटेशन वाला कोड हमारा यहाँ पे ये होगा कि हम क्या रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट क्या होता है इनका मतलब समझाता हूँ। अज्यूम करो कि फॉर लूप लिखा हुआ है ऊपर वाला ही। इनिशियलाइजेशन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, तुम कहीं से स्टार्ट कर रहे हो, सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से तुम स्टार्ट करने वाले हो। तुम्हें रुकना कहाँ पे है, जैसे कि आयल वाले एग्जाम्पल में जिसमें कि वो लेडी काउंटर नंबर 0 से स्टार्ट कर रही थी एंड काउंटर नंबर 4 तक गई वो, जहाँ पे उसको वाटरमेलन मिला। तो उसका स्टार्टिंग काउंटर मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रही थी वो 0 था, है ना, एंड वो काउंटर नंबर 4 तक गई थी। अपना अगर हम ट्रेन वाले एग्जाम्पल में जाएँ तो उसमें जो हमारा राज था, राज वॉज डूइंग कि वो इंजन से स्टार्ट कर रहा था, इंजन वॉज ए स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वो कहाँ तक जा रहा था, स्लीपर वाले कंपार्टमेंट तक जा रहा था। अगर हम मार्क्स वाले एरे की बात करें तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे मार्क्स वाले एरे में और 5th इंडेक्स तक, मतलब जो उसका लास्ट इंडेक्स था वहाँ तक जा रहे थे। तो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन होता है कि हम कहाँ तक एरे में जाना चाहते हैं। एरे जो हमारी दी है उसमें हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, स्टार्ट एंड फिनिश। इनिशियलाइजेशन बताती है हमें स्टार्टिंग पॉइंट, और हमारा फिनिश पॉइंट होता है वो कंडीशन, कंडीशन की हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ पे हमें रुकना है। रुकना यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन होगी, फिनिश पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अभी यार, फ्रॉम वेयर यू नीड टू स्टार्ट, स्टार्ट पॉइंट क्या है, ये फिर इनिशियलाइजेशन क्या है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, इनिशियलाइजेशन, टिल वेयर यू नीड टू गो, तुम कहाँ तक जाना चाहते हो, व्हाट इज कंडीशन टू स्टॉप, एक कंडीशन बताओ मुझे जहाँ पे तुम रुक जाना चाहते हो, दैट इज योर फिनिश पॉइंट। फिर यहाँ पे मैंने एक्सेलरोमीटर या स्पीडोमीटर तुम समझ सकते हो, ये क्या है, हाउ मैनी स्टेप्स एट अ टाइम, तुम कितने स्टेप्स लेना चाहते हो उस स्टार्ट पॉइंट से उस एंड पॉइंट तक जाने के लिए। मतलब कि जैसे कि वो हम लेडी के बारे में बात करते हैं, तो वो लेडी 1 स्टेप एट अ टाइम ले रही थी, ऐसे करके एक एक करके काउंटर्स में जा रही थी, C0 पे गई, C1 पे गई, C2 पे गई, तो सारे काउंटर्स पे एक एक करके जा रही थी। तो उसका जो काउंट हुआ दैट विल बी 1, मतलब वो एक एक करके स्किप कर रही थी, है ना, काउंटर्स को। सो हाउ मैनी स्टेप्स एट अ टाइम इज योर दिस स्पीडोमीटर यहाँ पे। तो अगर मैं इसको इंडेक्स के टर्म्स में लिखूँ, मतलब जो मार्क्स आ रही थी हमारी उसके टर्म्स थोड़ा समझना चाहूँ, तो तुम ऐसा एज्यूम कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन इज लाइक इंडेक्स 0 से स्टार्ट करा था हमने, है ना, मार्क्स एरे में हमने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया था और हम कहाँ तक गए थे, जहाँ पे हमारा इंडेक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5 था। मतलब कि हमने जो 5th इंडेक्स है, यहाँ पे जो 5th इंडेक्स है वहाँ तक गए। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 0 से, और हमने कितने कितने स्टेप्स लिए, मतलब कितना हम डिफरेंस ले रहे थे 1-1 का, क्योंकि मतलब 0 पे गया, फिर 1 में गया, फिर 2 पे गया, 3, 4, 5, एक एक का स्टेप का डिफरेंस आ रहा है ना। तो इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब कि ये एक एक को प्लस करता है, ठीक है। तो हमारा इनिशियलाइजेशन इज इंडेक्स बराबर 0, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जब तक कि इंडेक्स हमारा लेस है 5 से तब तक तो चलाओ, या फिर 5 के इक्वल हो जाए तब तक चलाओ। अगर इस 6 पे पहुंच जाए हमारा इंडेक्स तो नहीं भाई, यहाँ पे रुक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। कितना कितना स्टेप बढ़ाना था, एक एक स्टेप बढ़ाना था, ठीक है। तो ये छोटी सी मास्टर क्लास थी फॉर लूप पे।
आई होप तुम्हें समझ में आई हो, क्योंकि अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं अपने एरेज वाले टॉपिक में। सो वी कैन मूव थ्रू एन एरे यूजिंग अ लूपिंग स्टेटमेंट। अब हम जो हमारा ये फॉर लूप है इसको यूज़ करेंगे एक एरे के अंदर मूव करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने वही वाली मार्क्स वाली एरे ले ली है, ठीक है। दिस इज आवर मार्क्स एरे। इंडेक्स का सुपर लिखे हूँ मैं। तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियलाइजेशन का जो पॉइंट होता है ये हमारा स्टार्ट लाइन है, ठीक है। फिनिश लाइन हमारी वहाँ पे जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे मुझे रुकना है आके, ठीक है। एंड हमारा जो एक्सेलरोमीटर है या जो स्पीडोमीटर है वो 1 स्टेप के लिए है कि एक एक स्टेप लेना है तुम्हें और स्टार्ट पॉइंट से फिनिश लाइन तक जाना है एक एक स्टेप लेते हुए, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी विल प्रिंट आर एरे, पूरी एरे, ठीक है। सो इसका सिंटैक्स कैसे बनता है, मैंने बताया था कि यार इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप, तो ये वाला तो इनिशियलाइजेशन मैं तुम्हें बता ही दिया था यहाँ पे कैसे होता है। ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ वाला ये कंडीशन है और ये हमारा एक्सेलरोमीटर या फिर जो स्टेप्स जो अपडेट स्टेटमेंट है हमारा वो है, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर हम यही सारी चीज़ें पुट कर देंगे यहाँ जो ऊपर मैंने लिखा था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट, सेम चीज़ें ऊपर आनी है। तो कुछ ऐसा हमारा फॉर लूप बन जाएगा कि हमने इनिशियलाइज कर दिया उसको, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, कितने स्टेप्स लेने हैं, +1 ठीक है। और मुझे कौन सा ऐसा टास्क है जो उसके अंदर रिपीट करना है, प्रिंट करने का टास्क है। क्योंकि ट्रेडिशनली हमें याद है हमने क्या किया था, ट्रेडिशनल मेथड में हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट को बहुत बार लिया था, तो हमें यही तो रिपीट कराना है इसमें। तो हमने वही स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया, सी आउट एरे नेम, फिर अंदर यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, मैं समझाता हूँ क्या है ये, ठीक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया क्योंकि यही बार बार रिपीट होने वाला है हमारे इस लूप के अंदर। सो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है बताता हूँ। तो बिहाइंड द सीन्स देखो क्या होगा, टू प्रिंट लेट्स से 16, अगर मुझे प्रिंट 16 करना है जो कि पहला एलिमेंट है, तो एरे नेम 0 लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि स्टार्ट 0 से है, एरे नेम 0 लिखना चाहिए। यानी यहाँ पे जो मार्क्स एरे हमारा, अगर यहाँ पे ये मार्क्स एरे होता तो मार्क्स एरे 0 लिखता तब मेरा 16 प्रिंट होता। यहाँ पे एरे नेम लिख दिया, कंफ्यूज मत हो जाना, ये हर जगह पे मार्क्स ही हो जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली। तो टू प्रिंट 16 आई शुड राइट दिस, टू प्रिंट 13 आई शुड राइट दिस, और सारे एलिमेंट्स के लिए मैं एक एक करके यहाँ पे देखो इंडेक्स बढ़ाता चला जा रहा हूँ, तो मेरा अगला अगला जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे स्टार्ट से लेके एंड तक इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना। स्टार्ट से लेके इफ़ यू ऑब्जर्व, तो स्टार्ट से लेके एंड तक जो फिनिश पॉइंट है वहाँ तक इंडेक्स की वैल्यू एक रेंज में है, 0 1 2 3 4 5। तो मुझे 0 से लेके 5 तक जाना है, ये हमारी रेंज है। इसके बीच में मुझे हर इंडेक्स पे एक वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और इंडेक्स को 5 यानी फिनिश पॉइंट तक ले जा रहा हूँ और उस इंडेक्स को एक एक करके बढ़ाता रहता हूँ। एक एक करके बढ़ाने में क्या होगा, बिहाइंड द सीन्स जो मैंने बताया ना तुम्हें, एक एक करके कुछ ऐसा स्टेटमेंट आएगा। पहली वाले टर्म में जब 0 होगा, 0 इंडेक्स होगा, तो ये टर्म अपने आप से आ जाएगी पूरी लाइन, ठीक है। जब इंडेक्स यहाँ पे अपडेट होके जो +1 हो जाएगा, जब इंडेक्स 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जब इंडेक्स 2 हो जाएगा तब ये वाली लाइन आएगी। तो बिहाइंड द सीन्स जैसे मैनुअली प्रिंट कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही रन कर रहा होगा इस लूप के अंदर। कैसे, तो लेट्स ड्राई रन दिस प्रॉब्लम पहले। तो यार एक फॉर लूप का एक मेथड होता है कि वो कैसे वर्क करता है, इसको समझो। पहले इस पॉइंट पे आता है, और जब भी हम फॉर लूप के अंदर आते हैं तो मैं तुम्हें अगर पहले से अंदाजा होगा थोड़ा, तो यार ये फर्स्ट टाइम चलता है, मतलब कि ये सिर्फ एक ही बार चलता है ये वाला स्टेटमेंट, उसके बाद नहीं चलता, ठीक है। जहाँ पे वो इनिशियलाइज हो जाए, क्योंकि तुमने कहीं से स्टार्ट कर दिया वो तो फिर एंड ही हो चुका है ना, वहाँ पे बार बार जाने की जरूरत नहीं है। तो वंस यू हैव इनिशियलाइज्ड इट, तो तुमने अगर इसको एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो अभी एक ही बार चलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वो चेक करता है कि यार कंडीशन ट्रू है या नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आके वो चेक करेगा कि 0 क्या <= 5 है, अभी तो है फिलहाल। फिर वो नीचे आता है और फिर ये वाला स्टेटमेंट रन करा देता है। ये वाला स्टेटमेंट रन कराने का मतलब कि ये वाला पहला स्टेटमेंट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये आएगा तो सी आउट एरे नेम 0, मतलब कि 16 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर जब वो सेकंड स्टेप यहाँ पे निपटा दिया, थर्ड यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर वो फोर्थ पे आता है यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाने के लिए कि हाँ अब इंडेक्स को मैं बढ़ा देता हूँ, मतलब कि अब हमारे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स के लिए आ जाऊँगा, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स पहले 0 था, या फिर मैं इसको यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे 0 था, ठीक है। अब ये 1 हो चुका है, तो अब ये 1 हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये 1 हो चुका है, अब मैं फिर से स्टैंड पे, अब मैं फर्स्ट पे तो जाऊँगा नहीं, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कंडीशन ट्रू है या नहीं है, क्या 1 <= 5 है,
इज़ 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। हाँ, ये भी ट्रू है अभी। तो मतलब कि अभी मैं अंदर आ सकता हूँ उस फॉर लूप के अंदर एंड आई कैन प्रिंट दिस एरे। तो अभी सेकेंड वाला स्टेटमेंट चलेगा, मतलब कि ये वाला, जिसमें एरे 1 को प्रिंट करना है हमें। एरे 1 में क्या वैल्यू है 13। कूल। तो अभी क्या हुआ, 13 प्रिंट कर दिया। अब मैं थर्ड फिर से इंडेक्स जो हमारा ये प्लस प्लस वाला पोर्शन है इस पे आऊँगा। फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट होता है कि अब हमने 1 से 2 पे आ रहे हैं, मतलब हमने 1 से 2 पे अपडेट कर दिया अपने आप को, ठीक है। तो अब एरे 2, मतलब ये 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 की कंडीशन चेक होने वाली है यहाँ पे नहीं जाएगा। अब सिर्फ इन्हीं दोनों के अंदर काम होने वाला है, कंडीशन चेक करना है, फिर अपडेट करना है और प्रिंट करना है, ठीक है। तो कंडीशन चेक हो रही है कि यार 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इट इज इक्वल्स, तो अभी यहाँ पे सही है, वैलिड है। तो हम यहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे, ताकि एक्चुअली हमारा ये पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम 12 प्रिंट कर देंगे। ये स्टेटमेंट कौन सा रन करा होगा, ये वाला, तो प्रिंट 12। अब हम अपडेट स्टेटमेंट के पास जाएंगे और अपनी इंडेक्स की वैल्यू प्लस करा देंगे, जो कि यहाँ पे आ जाएगी 3 पे, ठीक है। अब हम 3 पे आ चुके हैं, मतलब कि हमारा पॉइंटर भी 3 पे आ चुका है। इस 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 इट इज़, तो हम अंदर आएंगे और प्रिंट वाला स्टेटमेंट रन करा देंगे, जो कि ये वाला होने वाला है थर्ड वाले के लिए, एरे 3 जो कि 15 है हमारा, ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर हम अपडेट स्टेटमेंट के पास जाएंगे। अपडेट में क्या करेगा, वो वैल्यू को बढ़ा देगा, मतलब हमारा आई बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम आई इक्वल्स टू 4 पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारा आई आएगा। फिर से नीचे आएगा, सी आउट करवा देगा उसको, मतलब कि प्रिंट करा देगा। प्रिंट कौन सा स्टेटमेंट करा रहा है, ये वाला, क्योंकि अब हमारा आई 4 पे आ चुका है। फिर अपडेट स्टेटमेंट के पास गया, आई हमारा बढ़ के 5 पे आ जाएगा, ठीक है। आई हमारा बढ़ के 5 पे आ जाएगा, कूल। आई हमारा बढ़ के 5 पे आ गया, तो मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा हमारा सी आउट एरे 5 वाला, विच इज़ 14, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन भी चेक भी हो रही थी कि 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। हाँ, इट वॉज इक्वल्स टू 5। अब फिर से अपडेट स्टेटमेंट के पास किया, अब हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी हमारे आई की वैल्यू, क्योंकि इंडेक्स प्लस प्लस हुआ। फिर वो कंडीशन के पास गया एंड उसने पूछा कि अब वो यहाँ पे आएगा एंड इट विल एक्चुअली आस्क द कंडीशनल स्टेटमेंट कि यार 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होते ही ये बाहर आ जाएगा और सी आउट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। सो तुमने यहाँ पे पूरी एरे को प्रिंट करा दिया है, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू फिनिश पॉइंट। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड मैं इसको प्रैक्टिकली करके एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। तो एक बार हम अपना प्रैक्टिकली अप्रोच देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है ये प्रैक्टिकल 1 है हमारा। तो ये हमारी एरे है, ठीक है, एंड मैंने क्या किया था, आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा फिनिश पॉइंट है। तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक जाना है, मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो सेम कोड हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे कि कोड हमारा वहाँ पे था वैसे कि कोड यहाँ पे भी है, सेम कोड को हम रन कराने वाले हैं। एंड इफ आई रन दिस, तो देखो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सिमिलर अप्रोच मैंने यूज़ किया है, मैं आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से लेके आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब कि 5th इंडेक्स तक जा रहा हूँ और एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट, मतलब प्लस कराता रहा, तो अपडेशन स्टेटमेंट करवा रहा हूँ, कंडीशन भी चेक कर रहा हूँ, इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ, और हर बार एक रिपीटेशन वाला जो स्टेटमेंट हमें चाहिए था जिसको हमें रिपीट कराना है वो लिख दिया। हमारा टास्क यहाँ पे क्या था, रिपीट कराना, वो हमने यहाँ पे रिपीट करा दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन रन दिस, ऑलराइट। तो यार अब हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया यहाँ पे अपना, एंड नाउ वी कैन मूव टू अनदर मेथड, रेंज बेस्ड फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नया एक लूप है जो C++11 में आता है या फिर जो नया वर्जन है उनमें आता है। तो यार क्या है अल्टीमेटली ये, क्या फॉर लूप से थोड़ा डिफरेंट होता है या फिर सिमिलर होता है, समझते हैं। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इटरेट्स ओवर द डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि जो भी हमें डेटा स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ पे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, जो भी रेंज हो सकती है, उसके ऊपर ये ट्रेवर्स कर सकता है, मतलब कि उसके ऊपर ये मूव कर सकता है। एंड नो एक्सेस टू इंडेक्स डायरेक्टली, इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो इंडेक्स होता है उसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है। मतलब कि इसको तुम नॉर्मली अगर तुम देखना चाहोगे तो काफ़ी हद तक इंग्लिश स्टेटमेंट जैसे लगता है, तो इट्स लेस क्रिप्टिक इन फॉर्म देन नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हमारा फॉर लूप होता है, उससे थोड़ा लेस क्रिप्टिक होता है। तो यहाँ पे एक एजेस एरे है, ठीक है, ये एजेस एरे है इंटीजर टाइप की। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर रेंज लूप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर रेंज लूप क्या होता है समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सिमिलर टू ये जो नॉर्मल हमारा लूप होता है उसके सिमिलर ही होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो समझते हैं हम क्या है। जैसे कि हमारे फॉर लूप लिखा है हमने नॉर्मल, ठीक है, फॉर का स्टेटमेंट होता है। डेटा टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे एजेस है, ठीक है। अब उसका जो डेटा टाइप है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है, जैसे इंट एजेस है, तो उसके अंदर वैल्यूज किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की हैं।
तो डेटा टाइप ऑफ इंटीजर, मतलब जो डेटा टाइप है यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का हमारा एजेस का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर एलिमेंट का नाम, मतलब कि एजेस अगर एरे है तो उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा, एज, तो तुम एलिमेंट नेम अपने आप से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एजेस है तो एक यूनिट जो उसकी हो ये वो एज होने वाली है। अगर इसके अंदर बहुत सारे नेम्स होते तो मैं एक नेम लिख देता, मतलब एक इतने सारे नेम्स के अंदर मैं कोई एक वैल्यू पिक करूँगा तो वो एक नेम होने वाली है जिसका सिंगुलर फॉर्म है। प्लूरल तो नेम्स हैं तो उसका सिंगुलर है वो नेम है। तो नॉमेनक्लेचर तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैंने एजेस के अंदर एज लिख लिया, मतलब कि अगर मैं इस एजेस एरे के अंदर कोई भी वन क्वांटिटी उठाऊंगा तो दैट विल बी एन एज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट नेम कुछ भी लिख सकता हूँ। फिर ये कोलन इंपॉर्टेंट है, कोलन, ठीक है। फिर डेटा स्ट्रक्चर का नाम या फिर रेंज, यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर का नाम एजेस जैसे यहाँ पे नाम है तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, या फिर मैं कोई रेंज भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली। क्या होती है रेंज समझाऊंगा अभी। तो इसी कोड को अगर मैं ट्रांसलेट करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, फॉर, ठीक है, वही लूप, इंटीजर, क्योंकि हमारा एजेस है, जो हमारी एजेस एरे है उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है यहाँ पे। फिर जो मैंने बताया था ना, एक एलिमेंट अगर मैं इसमें से उठाऊंगा एजेस एरे के अंदर तो मैं उसको क्या बुलाना चाहता हूँ, मैं एज बुलाऊंगा, ठीक है। नेम्स होता तो मैं उसको नेम बुला रहा होता, एजेस है तो यहाँ पे एज, ठीक है। तो मैंने एज लिख दिया यहाँ पे, एलिमेंट का नाम कुछ भी ले सकते हो तुम, ठीक है, कोलन। फिर डेटा स्ट्रक्चर का नाम, यहाँ पे जो एरे का नाम है मैंने एरे का नाम लिख दिया यहाँ पे। तो अगर तुम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कैसा लगेगा ये, पिक वन इंटीजर वैल्यू नेम्ड एज, जो मैंने एक वैल्यू बनाई है एज नाम की, फ्रॉम व्हाट, एजेस। तो एजेस नाम का कंटेनर जैसा है, एक बॉक्स जैसा है जिसके अंदर से तुम्हें क्या करना है, एक वैल्यू पिक करनी है एज नाम की, जो किस डेटा टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तुम जो इंग्लिश में भी मैंने बताया ना तुम पढ़ सकते हो उसको, तो ये कुछ ऐसा रीडेबल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और मुझे क्या करना है उस एज वेरिएबल के साथ, यानी मैंने जो एक वैल्यू पिक करी यहाँ से या फिर जो एक वैल्यू यहाँ पे पिक करी, मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है रादर देन इंडेक्स वाली चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेस में एक्सेस नहीं है तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है। तो यार हम समझते हैं कि यार ये रेंज बेस्ड लूप कैसे यूज़ किया जाता है। अज्यूम करो कि यार मेरे पास एक नेम्स नाम की एरे है, नेम्स एरे स्ट्रिंग टाइप की है, तो इसके अंदर बहुत सारे नाम है, जैसे नाम हर्ष, निखिल, शिवांश, अनुष्का, हर्षिता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये सारे नाम को प्रिंट करना है, हमारा टास्क वन है, ठीक है। तो फॉर वही स्टेटमेंट फॉर लूप का, कौन सा डेटा टाइप है हमारे डेटा स्ट्रक्चर का, स्ट्रिंग। इसके अंदर जो भी डेटा टाइप आने वाला है, यानी जो राम है, हर्ष, निखिल है, ये सारे किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं। फिर मुझे यहाँ पे नेम, मतलब कि मैं क्या बुलाऊंगा, नेम्स एरे है तो उसके अंदर एक नाम को मैं क्या बुलाना चाहूँगा, नेम। तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। इनसाइड व्हाट, इसको इन समझ सकते हो, इसको मान लो तुम इन, ठीक है। तो इन व्हाट, नेम्स, स्ट्रिंग नेम इन नेम्स, नेम्स एरे जो है हमारी है उसके अंदर से एक एक करके नाम उठा के लाओ, पिक नेम्स इन दिस नेम एरे। तो एक एक करके वो सारे नाम्स को पिक करके लाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सारे नेम्स को पिक करके ला रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली इसी चीज़ से प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। एक गुड प्रैक्टिस बता देता हूँ उसमें कि यार जब भी तुम ये स्टेटमेंट लिखते हो ना तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एम्परसेंड का साइन जरूर लगा देना। इससे क्या होता है कि इट डजंट क्रिएट अ कॉपी, मतलब कि जब तुम इस एरे के अंदर ट्रेवर्स कर रहे होगे तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स वो इन सब की कॉपी बनाने लगता है, एक एक कॉपी बनाएगा फिर उसको प्रिंट मारेगा। एम्परसेंड से क्या होता है, वो डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को उठा के ले आता है, तो उससे मल्टीपल कॉपीज नहीं बचती हैं। और जब तुम इसको पास कर रहे होते हो, लाइक एज अ पास एज अ रेफरेंस जैसा ही है, तो उसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जाता है, तुम स्पेस कहीं ना कहीं बचा रहे होते हो, ठीक है। बड़े बड़े जो एरेज होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा डेटा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है ये चीज़, ठीक है। तो मैं इसको तुम्हें एक बार प्रैक्टिकली के दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा ये। तो यार अब हमने वही प्रैक्टिकल 2 के लिए, तो अब हम प्रैक्टिकल 2 पे आ गए हैं जिसमें कि हमने नेम्स नाम की एरे ली है जिसमें वही सारे नाम है, ठीक है। तो मुझे सारे नाम को प्रिंट कराना है यूजिंग द रेंज बेस्ड लूप। तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप वही लिया है स्ट्रिंग, क्योंकि इन सबका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। एम्परसेंड नेम, क्योंकि मुझे कॉपीज नहीं बनानी इनकी, और नाम जो एक यूनिट होने वाली है इस नेम के अंदर, ठीक है। तो और किसके अंदर मुझे देखना है, नेम्स एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैं उस नेम को डायरेक्टली पिक करके यहाँ पे प्रिंट करा पा रहा हूँ। सी हाउ दिस वर्क्स, मैंने इसको रन करा दिया एंड सी सारे नाम मेरे यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक एक करके जो नेम के अंदर है वो नाम आते रहेंगे और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। किसके अंदर से उठा रहे हैं, नेम्स एरे के अंदर से, ऑलराइट। तो यार हमने इसका प्रैक्टिकल भी समझ लिया, और एक एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ चीज़ कि अगर तुम इमेजिन करो कि तुम पूरी एरे ऐसे लिख दो यहाँ पे डायरेक्टली, एक रेंज यहाँ पे जैसे है तुम्हारी, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली पूरी रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये कर्ली ब्रेसेस लगा के एक एरे जैसी लिख दी यहाँ पे, और इसके ऊपर तुम डायरेक्ट भी ट्रेवर्स कर सकते हो एंड दिस विल वर्क। प्लीज़ डू ट्राई दिस एज अ प्रैक्टिस, आप ट्राई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने का, तो ये भी ऐसे वर्क करेगा। तो मैंने बताया था ना कंटेनर्स या फिर डेटा स्ट्रक्चर और रेंज के अंदर भी काम करता है ये चीज़।
सो इटरेटिंग यूजिंग अ वाइल लूप, अब हम समझते हैं कि कैसे इटरेट किया जाता है यूजिंग अ वाइल लूप। तो अगर वाइल लूप के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटा सा मास्टर क्लास हम कर ही रहे हैं अभी। सो व्हेन वी डोंट नो हाउ मैनी इटरेशंस वी नीड, जब हमें पता नहीं होता कि कितने सारे इटरेशंस रिक्वायर हो सकते हैं हमें फॉर डूइंग समथिंग। आई नो दिस साउंड स्ट्रेंज बट इट हैपन्स। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ों पे जाओगे तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है जहाँ पे आपको पता नहीं होता कि कितने रिक्वायरमेंट्स हैं लूप के, तो वहाँ पे वाइल यूज़ किया जाता है। रन्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, ये तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है, और आई गेस सारे लूप्स में ऐसा ही होता है कि वो तब तक ही चलते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। तो सिमिलरली इट इज़ टू लाइक अ फॉर लूप जैसा ही है, बट इसमें रेंज थोड़ा सा अनडिफाइंड जैसा रहता है, ठीक है। तो तुम इसको कैसे समझ सकते हो? तो इमेजिन करो यार एक वाटर टैंक के बारे में जिसमें तुम पानी भर रहे हो, और पानी तब तक भरा जाता है जब तक कि ये ओवरफिल नहीं हो जाता। दिस इज लाइक ओवरफिल पॉइंट। तो जब तक कि ओवरफिल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक कि तुम इसमें जितना पानी भर सकते हो, या फिर तुम इसको अगर तुम बोलना चाहोगे फिल इट वाइल टैंक इज इन फुल। इसको फिल तब तक करो जब तक कि वाइल इट्स नॉट फुल, जब तक ये फुल नहीं हो जाता, ठीक है। तो वाइल तब तक कर रहे हैं जब तक कि वो पूरा नहीं हो जा रहा है। तो वाइल लूप भी ऐसे भी समझा जा सकता है। सो अब हम थोड़ा एरे में घुसते हैं कि यार एरे के बेस में कैसे बनता है ये चीज़। तो इंट एजेस वही वाली एरे उठाई है मैंने। आई टू सम पॉइंट मुझे जाना है, मतलब किसी आई से स्टार्ट करना है और किसी पॉइंट तक जाना है। रेंज हमें पता है, ठीक है, मतलब रेंज हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग गया है कि आई से तो स्टार्ट करना ही है मुझे, जीरो से लेके कहाँ तक जाना है पता नहीं। तो इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। मूव आई अंटिल इट रीचेस द एंड, मूव आई अंटिल इट रीचेस द एंड। मूव आई, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मूव आई वाइल इट्स लेस देन और इक्वल्स टू 5। ये भी तरीका है हमारा बोलने का कि तब तक कि हमें आई को यहाँ पे मूव कराना है आगे जब तक कि वो लेस देन या इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 5 हमारा एंड पॉइंट है। तो हम थोड़ा सा इसको फॉर लूप से रिलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे स्टेप्स जो होने वाले हैं एक एक करके लेने वाले हैं। जो हमारा स्पीडोमीटर वाली चीज़ थी वो एक एक करके यहाँ पे बढ़ रही है। तो अब हम इसका सिंटैक्स समझते हैं, थोड़ा सा और रिलेट करते हैं फॉर लूप से। तो इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, हमारा इनिशियलाइजेशन हमें याद है कि हमने उसमें बताया था फॉर लूप में कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हम वहाँ से जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमें डिफाइन करना पड़ा कि हम इंटीजर आई इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट करने वाले। हमारा इनिशियलाइजेशन इसके अंदर भी है। वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये हमने कहाँ देखा था? फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप में जो बीच वाली कंडीशन वाली ट्रेड, फॉर लूप के अंदर जो बीच वाली कंडीशन थी जहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि हम अपना जो लूप है वो क्रॉस तो नहीं कर गया हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कंडीशन भी दिख गई हमें, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। हमें जो स्टेटमेंट कराना है ये हमारा वो स्टेटमेंट है रिपीट वाला, जो हमें रिपीट कराना है। एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पे हमें अपडेशन स्टेटमेंट भी मिल गया। तो अगर मैं इसको फॉर लूप से चेक करूँ तो एक्चुअली इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो फॉर लूप के अंदर होती हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन भी है, कंडीशन भी है, रिपीट स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, अपडेशन भी है। तो आई होप तुम्हें कोई इसमें इशू नहीं आना चाहिए, सिमिलर है काफ़ी। तुम फॉर लूप समझ गए तो इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। तो वाइल लूप क्या करता है? इस स्टेटमेंट को रिपीट करता है जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। और इसका अपडेट स्टेटमेंट कहाँ है? यहाँ पे। तो अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जाना है तो 0 से 1 जाएगा पहले अपडेट स्टेटमेंट की वजह से, फिर वो 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 और फिर वो 5 पे जाएगा। एंड 5 के बाद जब अपडेट स्टेटमेंट जो 6 बना देगा देन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब 6 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5 फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद ये अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वाइल लूप वर्क्स, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आया हो। सो यार एक डू वाइल लूप भी होता है, ये ऑप्शनल है एंड ऑन डिमांड। अगर तुम मेरे को बताओगे आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। बट अगर तुम वाइल लूप समझ रहे हो तो डू वाइल काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, बट एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल बस ये 2 फर्क होते हैं। तो मेरे को बताओगे मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब हम फॉर ईच लूप के बारे में समझते हैं, जो C++ एल्गोरिथम्स लाइब्रेरी के अंदर आता है। एक हेडर फाइल होती है एल्गोरिथम्स, इसके अंदर ये फॉर ईच लूप आता है। क्या करता है ये? व्हेन यू वांट टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन इन अ लूप, मतलब कि तुम कोई लूप जैसे हम लगा रहे थे और अगर मुझे उस लूप के अंदर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना होता तो हम इस फॉर ईच लूप को यूज़ करते हैं। क्या मतलब हुआ समझाता हूँ अभी। द सेम ऑपरेशन माइट बी रिक्वायर्ड मेनी टाइम्स। अज्यूम करो कि कोई ऐसा ऑपरेशन है जो तुम्हें बहुत बार करना है, ठीक है। एक ऐसा ऑपरेशन तुम्हें बहुत बार करना है और बहुत सारे अलग अलग लूप्स के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ सिंगल ऑपरेशन वाला फंक्शन, मतलब तुम एक फंक्शन बना सकते हो जिसके अंदर वो ऑपरेशन लिखा हुआ है एंड तुम उस ऑपरेशन को इन मल्टीपल लूप्स के अंदर बार बार यूज़ कर सकते हो। बार बार कोड तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे वर्क करता है लेट्स सी। सो हैश इंक्लूड एल्गोरिथम जो हमारा हेडर फाइल है हमने इंक्लूड कर दिया। ये वो वाला फंक्शन है इसके बारे में बात कर रहा था जो मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज़ आने वाला है। मैं इस फंक्शन को बार बार
ना लिखना पड़े मुझे यही वाला, तो मैंने इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये हमारा एक डेडिकेटेड फंक्शन है void डिस्प्ले, जो क्या कराता है, वैल्यू लेता है और वैल्यू को डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, प्रिंटिंग का काम है बेसिकली इसका। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो एरेज हैं, इंट एरे 1 एंड इंट एरे 2। ठीक है, हमारे पास दो एरेज हैं यहाँ पे। तो अब हमारा पहला काम क्या है, मैं एक फॉर ईच लूप लगाना चाहता हूँ उसके अंदर कि मुझे यार ये सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है एंड इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो मैं फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकता हूँ उसके अंदर। मैंने लिखा फॉर ईच बिगिन एरे 1, मतलब कि एरे 1 के स्टार्टिंग से। बिगिन एक फंक्शन होता है जो हमें एक एरे या फिर किसी डेटा स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में ले जाता है। ठीक है, बिगिन मुझे स्टार्ट में ले गया उसके, मतलब कि ये स्टार्ट पे ले जाता है मुझे, और एंड क्या करता है, मुझे वो फिनिश लाइन पे ले जाता है। कहाँ से कहाँ तक, ये हमारी एक रेंज बना दी इसने। बिगिन कहाँ से करना है एरे 1 के अंदर, एंड यानी फिनिश कहाँ करना है एरे 1 के अंदर। और जब ये तुम ट्रेवर्स कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है उसके अंदर, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। डिस्प्ले फंक्शन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए ये जाएगा और एक वैल्यू पास करेगा, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको उठाएगा और इस वैल्यू को इसके अंदर पास कर देगा और प्रिंट करा देगा। कैसे, पहले ये 3 के ले जाएगा, 3 पे ये सी आउट डिस्प्ले। ठीक है, तो पहले ये 3 के लिए कॉल हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले, एंड ये अपने आप से यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर 8 प्रिंट कर देगा। ऐसे करके एक एक करके डिस्प्ले फंक्शन कॉल होता रहेगा फॉर ईच वैल्यू इन दिस। मतलब फॉर ईच वैल्यू क्या हुआ, हर वैल्यू के लिए फॉर ईच वैल्यू ये पिक कर रहा है एक फंक्शन को जो कि डिस्प्ले फंक्शन है। उसमें क्या पास कर रहा है, ये वाली वैल्यू जो हमने लिखी हुई है यहाँ पे, और उसको प्रिंट करा रहा है। यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं, इंट है, यहाँ पे भी पेयर हो सकता है, या फिर और भी कोई डेटा टाइप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एरे किस टाइप की बनाई हुई है। ठीक है, तो सिमिलरली ये मुझे फॉर ईच को दूसरे एरे के लिए भी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मुझे यूज़ करना है मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो आई कैन यूज़ दिस, लाइक मैं सेम फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो अब हम अपने 6th मेथड पे आ चुके हैं जो कि है यूजिंग इटरेटर्स। और इसके लिए मैंने बोला था पॉइंटर्स थोड़ा सा हमें तुम्हें पता होना चाहिए। पॉइंटर्स नहीं पता है तो फिर तुम मेरी मास्टर क्लास चेक कर सकते हो, या मैंने कोई ना कोई डेडिकेटेड वीडियो अगर मैंने आज की डेट में बना दी होगी तो वो यहाँ पे बटन पे दिखेगी तुम्हें। ठीक है, सो अब इंट एरे है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं और लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एड्रेसेस हैं। हमें इंडेक्स नहीं पता मुझे, यहाँ पे इंडेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एड्रेसेस के बारे में। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एड्रेस स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 100 से, एंड कहाँ पे हो रहा है 816 पे। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, किसी एरे का। और यहाँ पे सबका एड्रेस देख रहे हो 4 से डिफर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है। इसके बारे में मैंने डीपली बताया था कि क्यों ये सब 4 से डिफर होते हैं या फिर 1 से डिफर होता है, डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप। ये बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो में तुम देख सकते हो। तो यार थोड़ा समझते हैं इसकी एनालॉजी क्या है। इंट पॉइंटर स्टार्ट, मैंने एक पॉइंटर बनाया है स्टार्ट नाम का। तो स्टार्ट पॉइंटर हमारा क्या करता है, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। और इंट पॉइंटर फिनिश बनाया मैंने एक, ये भी क्या करेगा, जहाँ पे चीज़ें खत्म होने वाली हैं। तो कैसे वर्क कर रहा है क्या है समझाता हूँ। स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट, बिगिन मैंने तुम्हें बताया था और एंड बताया था अभी मैंने फंक्शन के बारे में कि बिगिन क्या करता है एंड क्या करता है। बिगिन क्या करता था बिहाइंड द सीन्स, इट टेक्स अ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे एरे दिया, तो एरे का जो बिगिनिंग पॉइंट है जहाँ पे वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो इसका बेस एड्रेस है यहाँ पे इस टाइम पे, या जो इसका स्टार्ट पॉइंट है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी 100। तो 100 को ये स्टोर कराता है। 100 का एड्रेस है ना, तो एड्रेस को स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक पॉइंटर चाहिए। तो स्टार्ट पॉइंटर मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं एक उसका स्टार्टिंग का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रख सकूँ। तो मैंने स्टार्ट वाले पॉइंटर पे 100 को स्टोर करा दिया विद द हेल्प ऑफ बिगिन फंक्शन। ठीक है, फिर मैंने इसी एरे का जो लास्ट एड्रेस होने वाला है जो कि 116 है, यहाँ पे लास्ट एड्रेस 116 है, लेकिन एंड फंक्शन क्या करता है, एंड फंक्शन लास्ट से भी जो आगे वाला होता है, ठीक है, लास्ट से भी जो उसके आगे वाला होता है वहाँ पे पॉइंट करता है। वहाँ पे पॉइंट करने के बाद वहाँ का जो एड्रेस है वो रिटर्न करता है यहाँ से, मतलब यहाँ से वो 120 को रिटर्न करेगा एंड वाला फंक्शन इस एरे के लिए। एंड उसको भी स्टोर कराने के लिए मुझे पॉइंटर चाहिए क्योंकि वो एड्रेस टाइप का है। तो मैंने फिनिश नाम का रख लिया। तो मतलब मेरा स्टार्टिंग एड्रेस और फिनिश एड्रेस, मुझे 2 एड्रेस पता है जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और फिनिश करना है। फिर से वो रेंज वाली बात आ गई, स्टार्ट करना है एंड करना है, काफ़ी हद तक लूप जैसे ही है। तो यहाँ तक समझ गए हम। तो हम इसको कैसे लूप के अंदर यूज़ करेंगे, तो तुम्हें पता है हम अभी यहाँ पे एड्रेस से डील कर रहे हैं। तो मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी ट्रैवर्सल के लिए, मूव करने के लिए, वो सब इटरेशन मतलब एक पॉइंटर टाइप की चाहिए होंगी, है ना। तो यहाँ पे जो फॉर है इंटीजर पॉइंटर इटरेटर, मतलब कि अब डेफिनेटली मुझे एड्रेस में मूव करना है
तो जो चीज़ मूव करनी चाहिए वो भी पॉइंटर टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पॉइंटर स्टोर कराने हैं ना। इटरेटर है, उसके अंदर पॉइंटर ही तो स्टोर हो रहा है, एक एड्रेस तरीके एड्रेस तो स्टोर हो रहा है, तो वो पॉइंटर होना चाहिए। तो मैंने इंटीजर पॉइंटर इटरेटर बनाया है, और इटरेटर जब तक कि एंड तक इक्वल नहीं हो जाता, जब तक कि वो एंड पे पहुंच नहीं जाता, मतलब कि हमारा जो इटरेटर है वो जब तक यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कि मुझे इस लूप को एंड चलाना है, ठीक है। तो वाइल माई इटरेटर डजंट गेट इक्वल टू एंड, मतलब कि जब तक कि मेरा इटरेटर एंड के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक कि इटरेटर को प्लस कराते रहो। मैंने यहाँ पे लिखा था इटरेटर प्लस इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इसका बैड बिहाइंड द सीन्स यही मतलब होता है। क्यों ये मतलब होता है, फिर तो पिछली वीडियो में जाओगे, मैंने पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि +1 करने से क्यों वो नेक्स्ट एड्रेस पे जाता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड फिर मैंने बताया था कि सी आउट वैल्यू एट इटरेटर, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ करके, वैल्यू एट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू एट सम एड्रेस जो भी होती है उसको प्रिंट या फिर एक्सेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सेस करने में बेसिकली हेल्प करता है, प्रिंट करने में तो सी आउट हमारी हेल्प करने वाला है। तो वैल्यू एट वट एवर पॉइंट वी आर स्टैंडिंग ऑन, इटरेटर हमारा जहाँ पे है वहाँ की वैल्यू भी ये प्रिंट कर देगा। और पहले तो इटरेटर हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट पॉइंट से, फिर इटरेटर हमारा यहाँ मूव करेगा, फिर हमारा इटरेटर यहाँ मूव करेगा। तो जिस भी पॉइंट पे खड़ा है, जैसे इटरेटर हमारा क्या 100 पे है, तो यहाँ की वैल्यू प्रिंट करेगा वो, है ना। इटरेटर अगर हमारा 100 पे है तो यहाँ की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि है 3। अगर हमारा इटरेटर 104 पे खड़ा है तो मैं वैल्यू एट 104 कर रहा हूँ नीचे लूप के अंदर, तो उससे वो 6 प्रिंट कर रहा है। तो एक एक करके इटरेटर हर पॉइंट पे जा रहा है, एड्रेस उसका भी मतलब इटरेशन अपडेशन हो रहा है कोई पे, तो अपडेट होते होते वो नेक्स्ट एड्रेस पे जाते जाते सब चीज़ें प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज इटरेटर्स फॉर लूपिंग थ्रू एन एरे। सो यार एक और सातवीं हमारी जो अप्रोच है वो रिकर्जन वाली है। अब रिकर्सिव भी ऑप्शनल है, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है रिकर्जन का, ये भी ऑप्शनल है एंड ऑन डिमांड है। मतलब कि अगर तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तुम्हें रिकर्सिव वे में भी सीखना है कि किसी लूप मतलब कैसे किसी एरे को प्रिंट किया जाता है या फिर एक्सेस किया जाता है, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। ये थोड़ा सा प्रिटी एडवांस टॉपिक तो नहीं है, इंटरमीडिएट है ये भी, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी मैं ज्यूम कर रहा हूँ तुम एरे देख रहे हो, तो शायद तुम्हें रिकर्जन इतना अच्छे से शायद ना आता हो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ डू कमेंट अबाउट इट एंड लेट्स सी। सो यार अब हमारा आज का जो मेन सेकेंड टॉपिक है वो साइज ऑफ एन एरे है, किसी एरे का साइज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हमारी वही इंट एजेस एरे है हमारे पास, एंड आई नो कि यार इंट एजेस एरे है एंड बिहाइंड द सीन्स वो कैसे वर्क करती है, तुमने यही सीरीज फॉलो करी है। तो बिहाइंड द सीन्स वाली और कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट, तो जो तुमने यही सीरीज फॉलो करी है अभी तक, तो तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन एंड बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो तो शायद याद हो। उसमें मैंने बताया था कि एरे कैसे मेमोरी में मतलब बैठती है, ठीक है, मतलब मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होती है। तो याद होगा तुम्हें कि वो 4-4 बाइट्स से जैसे यहाँ पे डिफर हो रहा है, क्योंकि इंटीजर एरे है, 4-4 बाइट्स से मतलब उसका हर एक ब्लॉक 4 बाइट का है, तो सारी एरे कंटीजियस भी होती हैं, तो 4-4 बाइट्स से एक पूरा ब्लॉक ऑफ मेमोरी ले लेती है वो। तो ये पूरा चंक है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। तो इससे हम कैसे एक एरे का साइज निकाल सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं अब। और यहाँ पे साइज मतलब ये नहीं है कि वो उसका साइज कितना है बाइट्स में, ओवरऑल कितना बाइट में साइज है, मतलब इस ब्लॉक का मुझे बाइट साइज नहीं देखना, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे चेक करने हैं। तो साइज ऑफ द एरे यहाँ पे मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे, एजेस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मुझे 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब आई कैन काउंट इट विद माई आइज, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे। बट ये मुझे प्रोग्रामेटिकली अगर चेक करना होता तो कैसे चेक करता, तो यार यहाँ पे एक एलिमेंट 4 बाइट्स का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है तो 4 बाइट्स। कैरेक्टर के केस में क्या होता है 1, फ्लोट के केस में 4, डबल 8, ऐसे डिफरेंट केसेस में डिफरेंट साइज होता है। यहाँ पे हम इंटीजर एरे लिया है हमने, तो इंटीजर के लिए यहाँ पे 4 बाइट्स है, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब 6 एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट्स ऑफ द एरे, तो 4 बाइट्स का एक है, तो 6 एलिमेंट्स कितने होंगे 24 बाइट्स के, मतलब ये पूरा जो चंक ऑफ मेमोरी है वो 24 बाइट्स का है। कैसे हेल्प कर रहा है हमें ये समझते हैं। तो ये अगर मुझे फाइंड करना होता कि ये 24 बाइट्स किसी एरे का कैसे फाइंड करना है, जैसे इस एरे के अंदर मान लो हज़ारों एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे पहले से नहीं पता कि इसका साइज़ क्या होने वाला है, तो आई कैन यूज़ दिस साइज ऑफ फंक्शन। इस साइज ऑफ फंक्शन होता है जिसके मैं अंदर में अपना कोई डेटा स्ट्रक्चर पास कर सकता हूँ और मुझे वो कितनी बाइट्स ले रहा है वो बता देता है। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स थे, तो 6 एलिमेंट्स के हिसाब से बिहाइंड द सीन्स उसने कुछ ऐसा किया होगा और मुझे बता दिया कि भाई इसके अंदर 24 बाइट्स हैं, जो तुम्हारा चंक ऑफ मेमोरी है इस एरे का वो 24 बाइट्स का है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक एलिमेंट मेरा 4 बाइट लेता है, ठीक है, तो मेरे n एलिमेंट्स कितना लेंगे,
n इंटू 4 बाइट्स इक्वल टू 24, मतलब कि n एलिमेंट्स कितने लेने वाले हैं। ऑब्वियसली n एलिमेंट्स है तो 4 बाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये 24 बाइट आना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे जो इस चंक ऑफ मेमोरी के अंदर हैं वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो मैं और ये सब 4 बाइट्स के होने वाले हैं। तो नॉर्मल सी मैथ लगा के मैं n एलिमेंट्स इक्वल टू 4 को इधर ले गया, 24 के नीचे, एंड आई हैव डिवाइडेड इट बाय 4। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया 6, की मतलब कि जब 4 से मैंने डिवाइड किया इस पूरे चंक ऑफ मेमोरी को, ये पूरा ओवरऑल तो 24 बाइट है, तो मैंने इसको 4 4 4 4 सबसे डिवाइड किया, एंड आई रियलाइज कि हाँ मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा परफेक्टली डिवाइड भी हो जाएगा ये, तो 6 मतलब 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो ऐसे हमने साइज ऑफ द एरे भी फाइंड कर लिया। तो यार इसका सिंटैक्स क्या बनेगा, इंट साइज लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, जनरली n यूज़ किया जाता है फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो साइज ऑफ एरे नेम, मतलब ये साइज ऑफ फंक्शन मैंने किया, एरे का नाम डाल दिया या फिर जो भी डेटा स्ट्रक्चर है हमारा उसका नाम डाल दिया, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द डेटा टाइप। जैसे कि साइज ऑफ द डेटा टाइप मतलब इंटीजर का साइज यहाँ पे क्या था, 4 था, मुझे पता है यहाँ पे 4 तो मैंने 4 लिख दिया, नहीं पता होता तो क्या होता, नहीं पता होता तो मैं लिखता साइज ऑफ एरे नेम, जो एरे यूज़ कर रहे हैं उसका, उसके पहले एलिमेंट को मैं लिख देता, मैं उसके पहले एलिमेंट से भी मुझे साइज मिल जाएगा। कैसे, मान लो यहाँ पे साइज ऑफ द एरे 24 निकल के आया और मैंने डिवाइड करके लिख दिया यहाँ पे एरे नेम। एरे नेम लेक्स से यहाँ पे ए है, ए जस्ट A0 लिखने का मतलब क्या हुआ, A0 विल बी रिप्लेस्ड बाय यहाँ पे जो भी वैल्यू, लेट्स से A0 यहाँ पे 16 है। तो तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ पे तो 24/16 हो गया, नहीं, मैंने लिखा है साइज ऑफ दिस थिंग, साइज ऑफ दिस थिंग, मतलब कि ये जो चीज़ है, ये क्वांटिटी क्या है, इंटीजर है ना, ये इंटीजर का साइज निकाल के तो पहले 4, ये 4 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 रिप्लेस नहीं होगा, 4 होगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला अल्टीमेटली ये बन जाएगा। और ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब कि अगर यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का होता तो कैरेक्टर कुछ ऐसा होता, ABC होता, तो उस हिसाब से 1 आ जाता। यहाँ पे डबल होता, डबल टाइप की वैल्यू होती, वो अपने आप जज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डेटा टाइप होगा जनरल फॉर्म मुझे लिखना है तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हम माइक्रो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। आज का टास्क 1 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, हमारे पास एक एरे है, ये वाली नंबर्स नाम की एरे है, मुझे इसके अंदर सब एलिमेंट्स का सम चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका सम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम एक सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसका स्टार्टिंग सम 0 है, मतलब कि मुझे सारे एलिमेंट्स को जोड़ना होगा जब, तो डेफिनेटली मुझे एक ऐसा एक्यूमुलेशन पॉइंट चाहिए होगा जिसपे मैं सारी चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। इट्स लाइक अ बकेट जिसके अंदर मैं सारे एलिमेंट्स को ऐड करूँगा, और स्टार्टिंग में 0 है क्योंकि कोई और वैल्यू ले नहीं सकते पहले से, 0 ले लिया हमने, 0 से हम क्या करेंगे, फिर इसमें 23 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, 7 डालेंगे, तो सब कुछ जुड़ के कोई ना कोई वैल्यू बना देगा। तो हम चेक करेंगे कि कैसे वर्क करेंगे। फिर मैं साइज कैसे निकालते हैं मुझे पता है, क्योंकि मुझे यार एक्सप्लिसिटली शायद ना पता हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मे बी 10,000 एलिमेंट्स हो, 5,000 एलिमेंट्स हो, मुझे नहीं पता। तो मुझे अब साइज निकालना पता है, तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ साइज को भी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने फॉर लूप लिखा अपने ट्रेडिशनल वाला, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, मतलब 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और मुझे इसके nth पॉइंट तक जाना है, जो कि n-1 भी होता है एक्चुअली, क्योंकि साइज इसका n होता है लेकिन हमेशा जो इंडेक्स होता है वो उससे कम होता है, तो n-1 तक जाना है। तो यहाँ पे हमारा n या फिर जो साइज है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये मुझे साइज तक जाना है, एंड लेस देन लिखा है मैंने, मतलब कि मैं साइज -1 पे ही रुक जाऊँगा, साइज -1 पे ही रुक जाऊँगा। साइज -1 पे क्यों रुक रहा हूँ, क्योंकि यार साइज अगर 6 है तो उसका इंडेक्स कहाँ तक जाने वाला है, 5 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स, 0 to 5। ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो यार ये कैसे वर्क करेगा, लेट्स सी। पहले 0 पे है, आई हमारा 0 पे है, तो यहाँ पे पहले 23 को उठाएगा, वो 23 को उठा लिया उसने। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा जल्दी से करते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो पहले 23 पे आएगा, 23 पे आया, उसने 23 को पिक कर लिया, एंड सम इज इक्वल्स टू सम जो कि 0 है प्लस 23, तो यहाँ पे क्या आएगा 23 आ जाएगा ये चीज़, और इसको वापस से स्टोर किस में करना है, सम वेरिएबल के अंदर। मतलब कि ये वाला जो सम वेरिएबल है, दिस विल अपडेट इटसेल्फ टू 23। सिमिलरली जब हमारा आई अपडेट हो जाएगा, आई यहाँ पे आएगा, फिर 0 इस पे ऐड होने वाला है, मतलब कि ऑलरेडी जो 23 बन चुका है, इसमें जो नया नंबर आएगा वो 0 होगा, 23 + 0 23 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आई अपडेट होने वाला है, आई नेक्स्ट नंबर पे आएगा, फिर आई 23 + 7 करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो नंबर साइज जो यहाँ पे इस टाइम पे वो नंबर आई 7 है इस टाइम पे, 7 23 में ऐड हो जाएगा, जो कि इसको 30 बना देगा। ठीक है, फिर हमारा आई अपडेट हो जाएगा, आई 6 पे आ जाएगा, फिर इस पर यहाँ पे +6 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 30 है क्योंकि सम वेरिएबल अपडेट हो रहा है, तो
तो यहाँ पे प्लीज फिर से 6 प्लस हो जाएगा, फिर 36 बना देगा। तो ऐसे वो एक एक एलिमेंट्स के पास जाएगा, उनको पिक करेगा, और जो हमने कॉमन वेरिएबल बनाया सम, उसमें वो ऐड कर रहा है, ठीक है, उस पर ऐड करता चला जा रहा है। सम इज टू सम प्लस नंबर्स आई, नंबर्स आई में हर बार एक नया नंबर ऐड हो रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सम में ऐड होते ही अपने ओरिजिनल सम को अपडेट कर रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। फिर हमारा टास्क 2 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द अरे इन अ गिवन रेंज। ये टास्क तुम्हारे लिए है, जिसमें कि एक रेंज मैंने दे दिया तुम्हें, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, मतलब कि 0 1 2 ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये 7th इंडेक्स तक तुम्हें जाना है। 2 से लेकर 7 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम कराना है। सिमिलर अप्रोच ऊपर वाली यूज होनी है, बट इसके अंदर रेंज चेंज हो चुकी है। तो तुम्हें अपना इनिशियलाइजेशन और फिनिश लाइन, स्टार्ट पॉइंट और फिनिश लाइन, दोनों तो थोड़ा समझना पड़ेगा, कंडीशन समझनी पड़ेगी, ये एंड कहाँ पे करना है। प्लीज डू ट्राई दिस आउट एंड कमेंट इज द सोल्यूशन। बाकी होमवर्क प्रॉब्लम्स है, मैंने एक PDF बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं सोल्यूशंस के साथ, तो पहले ट्राई करना, खुद से सॉल्व करना। समझ में आता है तो अच्छी बात है, कमेंट कर देना, बताना कि क्या सोल्यूशन है उसका। नहीं तो PDF के अंदर सोल्यूशंस ऑलरेडी होने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।